नमस्कार साथियों, एक बार पुनः क्विक स्टडीज में स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें 2023 में आए सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये हम जो है कि एग्जाम का कॉपी ही लिए हैं, तो आपको इसमें अंत तक बने रहना। और साथ ही जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो जिनको पता नहीं है उनके लिए बता देता हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी वे कंपनियां होती है जिनका काम काज जो है कि उनके अपने खुद के देश में तो चलता ही है, बाकी दूसरे देशों में भी चलता है, तो उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो जैसे मैं एग्जांपल में बता देता हूँ कि जैसे रिलायंस हो गया, टाटा, मुकेश अंबानी का रिलायंस कंपनी हो गया, और टाटा जो हो गया, और इन्फोसिस जो हो गया, ये सब जो है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? इन्फोसिस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक क्षेत्र किस लाभ को मिला है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र को। किसको मिला है? सेवा क्षेत्र को मिला है, सर्विस सेक्टर को। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना? ऑप्शन नंबर सी 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना? 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, 2400 कैलोरी। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित कौन जो है कि उद्योग नहीं है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग का मतलब हुआ कि ऐसा उद्योग जिसका जो है कि कृषि से उनका कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे कि चीनी उद्योग यदि हम बात करेंगे तो यह गन्ना जो कि कृषि से उगाया जाएगा, चमड़ा भी, और वस्त्र भी, वस्त्र के लिए कपास। तो सीमेंट का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है। तो चूना पत्थर जो है कि हम लोग खेत में उगाते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, व्यय विधि। किस विधि के अंतर्गत? व्यय विधि के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? 1975 में हुई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रुंटलैंड आयोग ने। किसने? ब्रुंटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्न में पुरानी जल और मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जल और मिट्टी कौन है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बंगर। पुरानी जल और मिट्टी को क्या कहते हैं? बंगर। और नई जल और मिट्टी को खादर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1987 को। कब लागू हुआ? सितंबर 1987 को प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डिब्रू सैखोवा। अगला प्रश्न है, क्यूनाइन का उपयोग होता है? क्यूनाइन का उपयोग होता है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया में। क्यूनाइन का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कितने? 18 तेल परिष्करण केंद्र वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का
सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डच भाषी समुदाय ने। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम लोग इसमें 80 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहना। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? कौन नगर निगम का प्रमुख है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, महापौर। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा जो है कि समवर्ती सूची में शामिल है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1998 में। और अगला प्रश्न है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र ने। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो राजा महेंद्र ने, वो नेपाल के राजा थे। और अगला प्रश्न है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय प्रणाली है? किस देश में एक दलीय प्रणाली है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चीन में। और अगला प्रश्न है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जे.एम. किन्स। और अगला सवाल है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। कब हुआ? 1948 में। और अगला सवाल है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका पे। किस पे? अमेरिका पे। और अगला प्रश्न है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। और कितने विद्यार्थियों का इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF क्यों नहीं होगा? तो IMF का जो गठन किया गया है वह किसी देश के विकास या कोई व्यापार में लाभ कमाने या घाटा हेतु जब मुद्रा की आवश्यकता होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से वहाँ पे पैसे ले जाता है। और जब बात आती है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए, जब युद्ध के समय किसी देश को पैसे की आवश्यकता होगी तो वो किस बैंक से पैसा लेगा? विश्व बैंक से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यूरो। यूरोपीय आर्थिक मुद्रा की मुद्रा क्या है? यूरो है, यूरोपीय संघ की। और अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया है? एनी बेसेंट ने शुरू किया है। और अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। और अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनान का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का था। और अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। और अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन किस संबंध से था? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। मेजनी किससे संबंधित था? कार्बोनरी से। और अगला सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में है। जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में। और अगला प्रश्न है, कोसूत का संबंध किस देश से है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हंगरी से। कोसूत किस देश के थे? हंगरी देश के थे। अगला प्रश्न है, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। ड्यूमा का गठन कब हुआ है? 1905 में। और अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रेस्ट
लिटोवस की संधि, किस संधि के तहत? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। और अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी का एकीकरण। और अगला प्रश्न है, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सर्वाधिक है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान में है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? कौन जो है कि रोपण फसल का उदाहरण है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चाय। और अगला सवाल है, निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? कौन जो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नहीं करते? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजमा। क्या होगा? राजमा। और अगला प्रश्न है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर कौन बनाता है बफर स्टॉक? तो सही जवाब होगा इसका FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। और अगला सवाल है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ISSCO कहाँ स्थापित किया गया? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा बर्नपुर में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? बर्नपुर में। और अगला सवाल है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। और अगला सवाल है, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत जो है वो भागलपुर जिला में है। और अगला सवाल है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, और सुनामी, बाढ़, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? सही जवाब होगा इसका क्या होगा सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है। अगला सवाल है, भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र से। भूकंप की लहरें कहां से होती है? जहां से उनका केंद्र जो होता है भूकंप के, वहां से उनकी लहरें उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंप तरंग मापन यंत्र है? भूकंप तरंग मापन यंत्र को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा इसका, साथियों ये ध्यान रखना VVI सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भूकंप किससे मापते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ से। किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। और अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ किससे होता है? तो जल के अभाव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी, जैसे कि भूकंपीय या सुनामी क्षेत्र से अधिक प्रभावित कौन होता है? तो वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय घर, तो इनमें से सभी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चालू खाता। और अगला सवाल है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? मनरेगा सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश से। और अगला सवाल है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ISI मार्क। औद्योगिक उत्पादन गुणवत्ता के लिए उसमें कौन सा मार्क होता है, कौन सा चिन्ह होता है? तो ISI मार्क होता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को। ये भी VVI सवाल है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला सवाल है,
निर्यात संवर्धन क्षेत्र ईपीजेड को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, एसईजेड में बदल दिया गया है। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ये दोनों किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो ये पे ध्यान रखना है कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। विमुद्रीकरण का मतलब हुआ कि पुराने नोटों को बंद करके नए नोटों को चलाना। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कब किया था ये नोट बदल, आपको पता होगा कि नोट बदल पिछला बार कब किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका 8 नवंबर 2016 को। नोटबंदी जिसे नहीं कहते हैं तो उसी को विमुद्रीकरण कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। और अगला प्रश्न है, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, भारत। आजादी के समय से ही इसमें लोकतांत्रिक सरकार है। और अगला सवाल है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में चालू किया गया था। और अगला प्रश्न है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का साइकिल छाप। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो 40 जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है या फिर पंचायती राज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1958 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्या है? भारत। और अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में? रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके शासनकाल में? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के शासन। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी को पता होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। और अगला प्रश्न है, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। और अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। और अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। और अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैच्यूअरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैच्यूअरी के कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1869 में। स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 में। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है अपना, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? सूती वस्त्र सबसे पहले कहाँ लगाया गया? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। सबसे कहाँ पहले लगाया गया था? कोलकाता में लगाया गया था। तो ये हम लोग इसमें 80 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं कि जो कि हमारे 2023 में जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था ये उसी का प्रश्न था।
तो मिलते हैं इसी तरह के एक और अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।